हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू? फाइन। चलिए आज हम देखते हैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट। डीप और डिटेल में कंसेप्चुअली और फील लेंगे हर एक सब टॉपिक का, इस टॉपिक के अंदर का, प्लस 10 इयर्स के नीट के और JEE के पूरे प्रॉब्लम्स देख लेंगे। मेंस के और एडवांस के हर एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे यहाँ पर, और NCERT के कुछ कंसेप्चुअल प्रॉब्लम्स और बोर्ड के कंसेप्चुअल प्रॉब्लम्स, मतलब बेस से लेके टॉप तक, टिपिकल से लेके टिपिकल प्रॉब्लम हम सॉल्व कर लेंगे इस चैप्टर में, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। देखिए अब देखते हैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट। देखिए आपको याद होगा फिजिक्स का डेफिनेशन, नेचुरल फेनोमेना को पढ़ना और समझना नथिंग बट फिजिक्स। नेचुरल फेनोमेना को पढ़ना मतलब नेचुरल फेनोमेना कौन से? साइक्लोन का आना, नदियों का बहना, ये मार्कर का अपने आप से नीचे गिरना, दिस ऑल ऑन नेचुरल फेनोमेना। नेचुरल फेनोमेना के अंदर जो बेसिक लॉज लग रहे हैं वो किससे कंसर्न करते हैं? देखिए जैसे फॉर एग्जांपल F इज टू G m1 m2 अपॉन r², ये लॉ है, मान लिए लॉ है। ये क्वांटिटीज हैं। अगर ये क्वांटिटीज आपको मालूम ना पड़ते, ना मेजर कर पाते आप, अगर कभी मेजर करना नहीं आता आपको ये क्वांटिटीज़ को आपको मेजर करना नहीं आता, तो आप इस क्वांटिटी को इस तरीके से अरेंज करके रख सकते थे, या आप ये ग्रेविटेशनल लॉ बना सकते थे। ग्रेविटेशनल लॉ बना सकते थे? नहीं। मतलब ये क्वांटिटी मालूम ना होती तो क्या ये पूरा इक्वेशन बनता? अगर इक्वेशन ना बनता तो ग्रेविटेशनल लॉ पिक्चर में आता। अगर ग्रेविटेशनल लॉ पिक्चर में ना आता तो ये मार्कर का नीचे कैसा गिरना हो रहा, क्यों गिरना हो रहा, ये समझ में आता। मगर नहीं समझ में आता तो मतलब फिजिक्स समझ में आती, नहीं समझ में आती तो बोलिए ये जो क्वांटिटीज हैं इनको इज्जत दोगे क्या नहीं दोगे? दोगे। तो इन क्वांटिटीज को ही क्या कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटी। क्या कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटी। देख लीजिए, मतलब फिजिकल क्वांटिटी क्या हो गई है? मास हो गया है फिजिकल क्वांटिटी। ओके, और क्या हो गया है? ये डिस्टेंस मतलब लेंथ हो गई है फिजिकल क्वांटिटी। अच्छी बात, ठीक है। फोर्स भी फिजिकल क्वांटिटी होगी। अगर इसमें तो टाइम नहीं है, मगर टाइम भी एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसके ऊपर इक्वेशंस भी डिपेंड करते हैं। इसमें नहीं है टाइम का रिलेशन, मगर दूसरे प्रॉब्लम्स में और इक्वेशंस में टाइम का भी हिस्सा आएगा। तो मतलब आपको ये समझ में आ गया, अगर ये ना समझा तो हमें कुछ ना समझा। और ये इसको इंपॉर्टेंस देंगे कि नहीं देंगे? फिजिकल क्वांटिटी ये कौन सी होगी? मास, लेंथ, टाइम, फोर्स, ये सब है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी एक फिजिकल क्वांटिटी मान लीजिए। अब ये मेजरेबल फिजिकल क्वांटिटी का डेफिनेशन कुछ ऐसा है, वो क्वांटिटी जो मेजरेबल हो और वो एक्सप्लेन करते हो बेसिक लॉज ऑफ नेचर। मतलब वो मेजरेबल भी हो और वो एक्सप्लेन करते हो। ये देखो एक्सप्लेन कर रहे हैं ग्रेविटेशनल लॉ, दैट इज नथिंग बट बेसिक लॉ, और मेजरेबल भी हो, काउंटेबल भी हो, मतलब काउंट कर भी सकते हैं हम उसको, मेजरमेंट भी कहते हैं। ये चैप्टर का ही नाम है, मेजरेबल। अब मास को मेजर करना है, अगर कभी आपको मास को मेजर करना है तो आपको एक रेफरेंस लगेगा कि नहीं लगेगा? सही ईमानदारी से बोलिए। देखिए रेफरेंस लगेगा, एक चीज को पकड़ोगे और उसके तहत आप दूसरी चीज को मेजर करोगे, है क्या नहीं? तो इसलिए यही चीज को देखते हुए, जैसी वेइंग मशीन या तराजू ले लीजिए, ये तराजू है, देखिए अगर मुझको इस स्टोन का, ये रखे हुए स्टोन का मास मालूम करना है तो इसके लिए मुझको कोई रेफरेंस लगेगा कि नहीं लगेगा? एक स्टैंडर्ड लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा। तो ये स्टैंडर्ड ही क्या है? एक सिलेंडर है, वो प्लैटिनियम इरिडियम का बना हुआ है, प्लैटिनियम का बना हुआ सिलेंडर है मान लीजिए। और एक खूबसूरत सा सिलेंडर बनाया गया फ्रांस में और बोला गया ये देखो भाई ये 1 किलोग्राम है, इसका नाम भी दे रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि नहीं ये इसका नाम है किलोग्राम। चलिए किलोग्राम, आप भी पैदा होते तो, बच्चे पैदा होते हैं तो उसका नाम नहीं देते क्या? ये इसका नाम, वो उसका नाम, ये तो वैसे ही एक सिलेंडर बनाया गया और उसका नाम दे दिया गया किलोग्राम।
और ये क्या है 1 किलोग्राम, और बोल दिया गया ये मास का स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड ऑफ मास और रेफरेंस चीज बना दी गई। ये क्या है रेफरेंस, और फ्रांस में प्रिजर्व कर दिया गया। और इसके डुप्लीकेट, इतने ही मास के डुप्लीकेट हर एक कंट्रीज में स्प्रेड कर दिए गए और बोले हैं कि अब देखो इतना मास जिसका भी रहेगा उसको क्या पुकारना, किलोग्राम पुकारना। क्या पुकारना, किलोग्राम पुकारना। क्यों पुकारना, अगर मैंने बोला 10 किलो का मटेरियल मेरे पास है, आपको चाहिए क्या चाइना वालों को, तो चाइना वाले बोलेंगे कि 10 किलो क्या होता है, 10 केजी क्या होता है, तो मतलब उनके पास भी स्टैंडर्ड है, तो उनको समझ में आ जाएगा हाँ 10 किलोग्राम बोले तो इतना इतना वजन या वेट उतना होगा। देखिए ये फ्रांस में रखा है। अगर कभी ये स्टोन का लेवल और इसका लेवल मिसमैच है, ये नीचे है और ये ऊपर है, तो आप क्या करोगे, एक प्लैटिनियम इरिडियम का सिलेंडर रखोगे, इसमें डाल दोगे और ये दोनों इक्वल हो गए, तो इसका मास बोल दोगे, क्या बोल दोगे 2 kg, 2 किलोग्राम, 2 किलोग्राम। किसके रेफरेंस है, इसके रेफरेंस। देखिए ये फिजिकल क्वांटिटी, मास एक फिजिकल क्वांटिटी है, तो फिजिकल क्वांटिटी क्या हो गई, मास हो गई है, वो मेजर भी हो रही है और इक्वेशन में भी यूज़ हो रही है, तो फिजिकल क्वांटिटी है। और उसके अंदर दो चीज़ आ रही है, एक न्यूमरिकल वैल्यू आ रही है और एक यूनिट आ रही है। एक न्यूमरिकल वैल्यू आ रही है और एक यूनिट आ रही है। देखिए अगर यहाँ 3 रखता और ये बड़ा मास रहता तो क्या बोल देता था 3 kg, मतलब इसके टर्म्स में हम इसको एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो यूनिट का डेफिनेशन क्या होगा फिर, स्टैंडर्ड फिजिकल क्वांटिटी in terms of which any physical quantity is measured। समझ में आता है, स्टैंडर्ड फिजिकल क्वांटिटी है वो, उसके टर्म में कोई भी फिजिकल क्वांटिटी मेजर होती है, दैट इज नथिंग बट यूनिट। और मेजरमेंट बोले तो कंपैरिजन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी विथ स्टैंडर्ड फिजिकल क्वांटिटी, दैट इज नथिंग बट मेजरमेंट। देखिए टॉपिक का आपको पूरा एक्सप्लेनेशन हो गया, यूनिट्स का मतलब क्या है और मेजरमेंट का मतलब क्या है, समझ में आ गया। चलिए ये मास का यूनिट हो गया प्लैटिनियम। ये देखिए थोड़ा सा आपको यहां पे बता देता हूं, ये 2018 तक एक प्लैटिनियम का मानते थे, मगर इसके अंदर डिके हो रहा है, तो अब ये प्लैंक कांस्टेंट के ऊपर डिपेंड करता है। प्लैंक कांस्टेंट क्या होता है क्या नहीं होता है आगे हम सब देखेंगे डिटेल में। चलिए ठीक है, प्लैंक कांस्टेंट के ऊपर डिपेंड करता है। चलिए क्योंकि अभी लेटेस्ट का है 2018 में ही हुआ है, तो हो सकता है JEE वाले लेटेस्ट के क्वेश्चंस पूछते हैं, क्या ट्रेंडिंग है, तो हो सकता है वो किस पे डिपेंड करता है, मास प्लैंक कांस्टेंट पे डिपेंड करता है। इतना ही याद रखिए, ज़्यादा ना याद रखिए। चलिए ठीक है, अब फिजिकल क्वांटिटी लेंथ भी कुछ ऐसी ही है। ये देखिए ये एक फिजिकल रॉड है आपके पास और लेंथ गिनना है, फिजिकल लेंथ भी एक फिजिकल क्वांटिटी है, तो उसको भी मेजर करेंगे किसी स्टैंडर्ड के साथ। तो देखिए पेरिस में इतना बड़ा प्लैटिनियम का रॉड काट दिया और बोल दिया नहीं इतना बड़ा है, इतना बड़ा अब रॉड, इसको 1 मीटर नाम दे रहा हूं, मैं बोल रहा हूं नाम दे दिए उसको, क्या दे दिए, नाम दे दिए, कितना 1 मीटर, 1 मीटर, इसका नाम क्या है 1 मीटर। और ये क्या है, स्टैंडर्ड ऑफ लेंथ, लेंथ का स्टैंडर्ड मीटर हो गया है। इसके रेफरेंस से हम अब सब गिनोगे, यहाँ पे स्क्रैच दोगे और फिर ये इसको उठाओगे और यहाँ रख दोगे, और इसका दुगना हो गया तो बोलेंगे ये इसका कितना है 2 मीटर लेंथ है। कितनी है, मीन्स 2 मीटर। देखिए फिजिकल क्वांटिटी लेंथ कितनी हो गई इसकी, किसके रेफरेंस से की है, इसके रेफरेंस से की है, मतलब ये क्या हो गया, यूनिट हो गया, स्टैंडर्ड हो गया। और ये कंपैरिजन मतलब मेजरमेंट। और फिजिकल क्वांटिटी में n भी है और यूनिट भी है, जितनी बार। अगर ये और बड़ा होता और इसको 3 बार उठा के रखता तो यहाँ पर 3 मीटर लिखता। चलिए ठीक है, ये भी हो गया, लेंथ भी हो गया। चलिए अब इसके बाद एक और एक चीज आती है, टाइम। LMT बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये एक एटॉम है,
सीसियम 133 आइसोटोप है सीसियम का। ये एटॉम है, ये न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन है। आपको तो मालूम है इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं अपनी जगह पे। देखिए ये 900 करोड़ बार जब वाइब्रेट होता है, जब 900 करोड़ बार पूरा वाइब्रेट हो, 1 2 3 4 5 6, तो उसको कुछ वक्त लगेगा, है ना, वाइब्रेट होने को कुछ टाइम लगेगा। वो कितना टाइम होगा, वो टाइम होगा 1 सेकेंड। तो देखिए ये एटॉमिक क्लॉक में सीसियम नाम का एटॉम यूज होता है, उसके वाइब्रेशंस गिने जाते हैं और वो उसको कितना टाइम लगता है, 1 सेकेंड। और ये वाइब्रेशंस बहुत यूनिफॉर्म है, ये चेंज नहीं होते। अगर कभी चेंज हो भी गए तो इसको 14 लाख साल लगेंगे चेंज होने के लिए। 1 सेकेंड या माइन्यूट सेकंड, माइक्रो सेकेंड से चेंज होगा तो होगा। तो इसलिए ये फिक्स है, ये चेंज नहीं हो सकता, इसलिए इसके रेफरेंस से हमने वक्त निकाल दिया 1 सेकेंड। ये देखिए ये 900 करोड़ के वाइब्रेशन से निकला है 1 सेकेंड। तो अब 2 सेकेंड 3 सेकेंड इसके मल्टीपल में निकाल सकते हो। ये स्टैंडर्ड है किसका, टाइम का। टाइम का स्टैंडर्ड सेकेंड। इस पूरे डिस्कशन से आपको समझ में आ गया टाइम का स्टैंडर्ड कौन है। टाइम का स्टैंडर्ड 1 सेकेंड है। मास का स्टैंडर्ड और रेफरेंस जिसके तहत गिना जाएगा वो क्या है, 1 किलोग्राम। ठीक है। और लेंथ का स्टैंडर्ड क्या है, मीटर, 1 मीटर। देखिए ये एसआई यूनिट्स है, ये एसआई यूनिट्स में इतना इतना शेप और साइज रहना चाहिए चीज़ों का। और यही चीज़ अलग अलग सिस्टम्स भी है। ये एसआई यूनिट है। एसआई यूनिट के हिसाब से टाइम का सेकेंड होना चाहिए, मास का एक यूनिट जो है रेफरेंस वो किलोग्राम होना चाहिए, लेंथ का मीटर होना चाहिए। और एमकेएस सिस्टम में भी बिल्कुल यही होना चाहिए। टाइम का सेकेंड होना चाहिए, मास का किलोग्राम होना चाहिए और लेंथ का मीटर होना चाहिए। और सीजीएस सिस्टम में देखिए टाइम का सेकेंड ही होता है, ये सेकेंड का सेकेंड, मास का ग्राम होता है और लेंथ का सेंटीमीटर। सीजीएस में भी हो गया, एमकेएस में हो गया, सीजीएस में हो गया। एफपीएस में देखिए सेकेंड तो सेकेंड ही रहेगा क्योंकि वो सीसीएम से डिपेंड करता है। और मास का पाउंड्स हो जाएगा और लेंथ का फुट हो जाएगा। देखिए ये अलग अलग सिस्टम्स हैं, मतलब यूनिट्स जो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं उनके यूनिट्स अलग अलग डिफाइन करे गए हैं अलग अलग सिस्टम्स में। एमकेएस सिस्टम इज़ नथिंग बट एसआई यूनिट टाइप ही है, एसआई यूनिट टाइप ही। चलिए समझ में आ गया है, क्रिस्टल क्लियर है। फिजिकल क्वांटिटी को 3 टाइप्स में डिवाइड कर दिया गया है। देखिए एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी और टेंसर फिजिकल क्वांटिटी। देखिए स्केलर फिजिकल क्वांटिटी वो कौन सी क्वांटिटी होगी जिसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है, ओनली मैग्नीट्यूड है, वो कौन सी हो जाएगी, लेंथ। देखिए अगर कभी इस बोर्ड का लेंथ मेजर करना है या मुझको मार्कर चाहिए, दुकान वाले के पास जाऊंगा और बोलूँगा कि 14 सेंटीमीटर का मार्कर दें, तो वो मेरे चेहरे पे देखेगा और ला कर दे देगा। कि ये बोलेगा कि ऊपर से 14 चाहिए या नीचे से 14 चाहिए
या ऊपर से 14 सेंटीमीटर चाहिए या नीचे से 14 सेंटीमीटर चाहिए, या ईस्ट वेस्ट में चाहिए या नॉर्थ वेस्ट में, या 30 डिग्री पे 14 सेंटीमीटर चाहिए, नहीं पूछेगा। डायरेक्ट 14 सेंटीमीटर बोलते के साथ ही वो 14 सेंटीमीटर का मार्कर ला के मुझे दे देगा। मतलब सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा है। यहाँ 14 सेंटीमीटर सिर्फ क्वांटिटी है, यहाँ पर कोई डायरेक्शन बताया जा रहा है क्या? डायरेक्शन नहीं है। मतलब लेंथ एक फिजिकल क्वांटिटी तो है ही है, वो स्केलर फिजिकल क्वांटिटी सिर्फ मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता। देखिए वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी वो मैग्नीट्यूड पे भी डिपेंड करता है और वो डायरेक्शन पे भी डिपेंड करता है। मान लीजिए फोर्स। अब देखिए मैं बंदे को कहूँगा मुझे धक्का लगा, तो वो धक्का लगा बोलते के साथ ही उसके पास दिमाग नहीं है, रोबोट है, समझ लीजिए ये रोबोट है। वो आगे से लगा या पीछे से लगा, कहीं से पूछेगा ना कि आगे से लगो या पीछे से लगो, तो मतलब वो डायरेक्शन पूछेगा। तो बिना डायरेक्शन के फोर्स डिफाइन हो ही नहीं सकता। इसलिए फोर्स क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी तो है, पहले ही पता था, मगर वो कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है जो इसको डायरेक्शन लगता है। प्लस फोर्स भी है, वेलोसिटी भी है, एक्सेलरेशन भी है। देखिए जिसको डायरेक्शन है, वेलोसिटी दो, मतलब कोई डायरेक्शन पूछेगा ना कि ईस्ट के साइड चाहिए, वेस्ट के साइड चाहिए, नॉर्थ के साइड चाहिए, साउथ के साइड चाहिए, मतलब एक डायरेक्शन भी पूछेगा। इसके साथ डायरेक्शन भी लगा है। चलिए ठीक है, डायरेक्शन भी लगा है तो मतलब ये चीज़ वेक्टर क्वांटिटी। टेंसर क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगा, बट डज नॉट ओबे वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन नहीं ओबे करता है। देखिए वो कौन सी क्वांटिटी है? करंट। अब आप बोलेंगे वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन क्या है? देख लीजिए, ये करंट है, ये 2 एम्पियर जा रहा है, यहाँ से 3 एम्पियर जा रहा है, यहाँ कुल मिला के कितना आएगा? 5 एम्पियर आएगा। सिंपली एडिशन 3 + 2 = 5 एम्पियर। समझ में आ गया? मगर वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन कहता है ये मैग्नीट्यूड कभी वेक्टर क्वांटिटी होती तो ये मैग्नीट्यूड जो आया ना वो इज इक्वल्स टू R इज इक्वल्स टू √A² + B² प्लस ट्वाइस ऑफ AB cos ऑफ थीटा। ये थीटा है, ये थीटा के ऊपर भी डिपेंड करता था, इसके स्क्वायर्स के ऊपर और √ के ऊपर डिपेंड करता है। ये सिंपली एडिशन नहीं होता, ये सिंपली एडिशन करंट होता है, और इसलिए ही तो कहते हैं उसे डायरेक्शन भी है, उसके पास मैग्नीट्यूड भी है, मगर वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को नहीं ओबे करता है। समझ में आ गया? फिजिकल क्वांटिटी, स्केलर, वेक्टर एंड टेंसर फिजिकल क्वांटिटी। देखिए फिजिकल क्वांटिटी को अब डिवाइड करते हैं, फिजिकल क्वांटिटी को ही डिवाइड करते हैं। ये किसके बेसिस पे करा है डिवाइड? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के बेसिस पे डिवाइड किया है। अब किसके बेसिस पे? वो फंडामेंटल है या डिराइव्ड है? मतलब कि वो डिपेंड किसके ऊपर करती है? डिपेंडेंसी के ऊपर हम फिजिकल क्वांटिटी डिफाइन करते हैं। देख लीजिए फिजिकल क्वांटिटी किस तरीके से डिवाइड करते हैं। देखिए ये फिजिकल क्वांटिटी डिवाइड कर दी गई 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, दूसरी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, और तीसरी सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। अब आप बोलोगे ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या है? देखिए ये वो फिजिकल क्वांटिटी है जो दूसरे फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी। समझ ले, वो कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है फिर? मास। देखिए वो कि दूसरी फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करती, वो दूसरे रेफरेंस के ऊपर ज़रूर डिपेंड करती है। वो रेफरेंस तो लगेगा ही, ये रेफरेंस प्लैटिनियम इरिडियम का, जैसा कि ये स्टोन का मास निकालना है, ये मास, ये फिजिकल क्वांटिटी है, ये किसके ऊपर डिपेंड कर रही है? उसके स्टैंडर्ड के ऊपर डिपेंड कर रही है, ना कि दूसरे फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करती है। जैसा कि देख लीजिए, आपको दिखाते हैं, देखिए ये 7 फिजिकल क्वांटिटीज हैं
वहाँ डेफिनेशन लिख लीजिए, ऑल दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच डज नॉट depend upon another फिजिकल क्वांटिटी, अनदर फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करते, वो डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं, डायरेक्टली मेजर। देख लीजिए वो कौन सी है, मास है, ये कितने हैं 7 है, 7 जो डायरेक्टली मेजर होते हैं, वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करते हैं। मास है, लेंथ है, टाइम है, टेम्परेचर है, इलेक्ट्रिक करंट है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी ऑफ लाइट है, सिटी ऑफ लाइट है, और क्या है, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है। देखिए ल्यूमिनस, मास है, ये सब फिजिकल क्वांटिटीज है। ये क्या है, सब फिजिकल क्वांटिटीज है जो कि डायरेक्टली मेजर हो सकते हैं। मतलब यहाँ पर कुछ रख दो मास और निकाल लो। ये लेंथ एक स्टैंडर्ड लेके आओ, स्टैंडर्ड पीस लेके आओ और वो मीटर उसे गिन लो। टाइम सेकेंड है, वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, कोई दूसरी फिजिकल क्वांटिटी भी। डिराइव में आपको समझना है। देखिए अब ये डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज क्या है, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज जो दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज पे डिपेंड करेगी। देखो वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। डिस्प्लेसमेंट बोले तो लेंथ हो गई, ये एक फिजिकल क्वांटिटी है, लेंथ मेजर होती है, और ये टाइम भी एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। ये दोनों फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी पे तीसरी चीज़ निकल रही है। मतलब ये डायरेक्ट नहीं निकल सकती थी क्या, नहीं, ये नहीं मालूम, ये नहीं मालूम, तो ये निकल नहीं सकती थी। मतलब ये डिपेंड कर रही है किसी और के ऊपर। एक्सेलरेशन किसके ऊपर, वेलोसिटी के ऊपर और टाइम के ऊपर। मतलब डायरेक्टली निकल रही है क्या, नहीं निकल रही है, डिपेंड कर रही है। फोर्स किसके ऊपर, मास इनटू एक्सेलरेशन। ये फिजिकल क्वांटिटी मास और एक्सेलरेशन, इनके ऊपर डिपेंड करके ये वाली चीज़ निकलती है। ये डायरेक्टली नहीं निकल सकती, इसके ऊपर ये मेजर होगा तब ये निकलेगा, ये मेजर होगा तब ये निकलेगा। ये तो मतलब दूसरी फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करती है। देख लीजिए अब मास का एसआई यूनिट, मास का एसआई यूनिट, एसआई यूनिट तो पूरा क्लियर हो गया ना। एसआई यूनिट वो यूनिट जिसके रेफरेंस से हम मेजरमेंट करते हैं। मास का एसआई यूनिट क्या होगा, किलोग्राम। हो गया कि नहीं हो गया। लेंथ का एसआई यूनिट मीटर होगा। टाइम का एसआई यूनिट सेकेंड होगा। टेम्परेचर का एसआई यूनिट केल्विन होगा, जिसकी मदद से ये निकाला जाएगा। इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर होगा। ल्यूमिनस इंटेंसिटी ऑफ लाइट का कैंडेला होगा। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का एसआई यूनिट मोल होगा। समझ में, ये सब एसआई यूनिट्स हैं, एसआई यूनिट्स हैं। समझ में आ गया। और इसका सिंबल भी देख लीजिए, इसका सिंबल केजी आएगा, इसका स्मॉल एम आएगा, इसका सिंपली एस आएगा, इसका सिंपली के आएगा, इसका ए आएगा, इसका सी ए आएगा, और इसका मोल का मोल ही आएगा। चलिए देखिए, ये इनका एसआई यूनिट्स है। समझ में आ गया। अब मैं एक तीसरी चीज भी आपको दिखा रहा हूं। अभी तक तो ये पढ़ते आए थे, मास है, मास का एसआई यूनिट है, किलोग्राम है। अब तीसरी चीज क्या है, वो है डायमेंशन। देखिए डायमेंशन, ये डायमेंशन क्यों पिक्चर में आ रहा है। देखिए मास को एक सिंबल से रिप्रेजेंट करने के लिए, आसानी बनाने के लिए, पूरी दुनिया को मान लेना चाहिए कि मास की जगह हम क्या लिख सकते हैं, एम इन द क्लोज बॉक्स, इन बॉक्स। मास बॉक्स पे है। समझ में आया। मास का सिंबल, मास जहां जहां दिखेगा वहां पर ऐसा लिख सकते हैं। इसी को कहते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मास और डायमेंशन।
इसी को कहते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला और डायमेंशन ऑफ मास। हाँ, अब ये यूज क्यों करते हैं, ये डायमेंशन, सबके डायमेंशन है, सबके अलग अलग डायमेंशन है, ये क्यों यूज कर रहे हैं भाई, ये इसको पिक्चर में क्यों ला रहे हो। देखिए देखिए, ये ग्रेविटेशनल लॉ है Gm1m2 अपॉन r²। ये इक्वेशन सही है या गलत, ये दिखाने, ये कौन दिखा सकता है, ये डायमेंशन की मदद से हम ये दिखा सकते हैं कि ये फॉर्मूला सही है या गलत। ये आगे पूरा डीप और डिटेल में देखेंगे। और एक चीज कर सकता है, कभी हमको दे दिया गया फोर्स Gm1m2r, ये बिखरा के दे दिया गया और बोला इक्वेशन बनाओ, तो इसकी मदद से हम इक्वेशन भी बना सकते हैं। पावर देख रहे हो डायमेंशन का, इतना पावर है। पूरा डीप और डिटेल में देखेंगे, हर एक प्रॉब्लम्स भी इसके बेस्ड करेंगे। मैं अभी डायमेंशन इसलिए ला लिया पिक्चर में, ये इसके वजह से सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी, इसके पास डायमेंशन नहीं होता है, ये दिखाने के लिए इसको लाना पिक्चर में बहुत इंपॉर्टेंट हो गया था, इसलिए मैंने इसको लाया हूं। देखिए समझ में आ गया फॉर्मूला कैसा बनेगा, और फॉर्मूला राइट है या रॉन्ग है ये कौन दिखाएगा, ये डायमेंशंस की मदद से हम आगे सब देखेंगे। लेंथ को रिप्रेजेंट कैसा करेंगे, L इन द बॉक्स, टाइम को T इन द बॉक्स, टेम्परेचर को थीटा से या फिर केल्विन से, जो प्रॉब्लम में दिया रहा वो ले लेना। इलेक्ट्रिक करंट को एम्पियर से या फिर आई से, ओके ठीक है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी ऑफ लाइट को C से, अमाउंट ऑफ मोल को मोल से। ये सब डायमेंशंस हैं, डायमेंशंस। क्यों, फॉर्मूला राइट है या नहीं है, और फॉर्मूला बनाने के लिए, इक्वेशन बनाने के लिए ये इस्तेमाल किया जाता है, और सिंपली यूनिट समझने के लिए बनाया जाता है। चलिए ठीक, डायमेंशंस भी हो गए। अब सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी देख लेते हैं। ये इतना मिटा दूं, देखिए सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज दो है, पूरी दुनिया में दो है, जिसके पास यूनिट तो है मगर डायमेंशन नहीं है, यूनिट है मगर डायमेंशन नहीं है। देखिए वो कौन कौन से, एंगल, प्लेन एंगल डिनोटेड बाय थीटा, और सॉलिड एंगल डिनोटेड बाय ओहम। चलिए, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी, प्लेन एंगल है और सॉलिड एंगल है। देखिए मान लीजिए एक सर्कल है, पिज्ज़ा है समझ लीजिए, उसका एक ट्रायंगल निकाला हुआ है, तो ये जो थीटा है ना, दो लाइंस के बीच का इज नथिंग बट प्लेन एंगल। दो लाइंस के बीच का थीटा या फिर दो प्लेन के बीच का थीटा इज नथिंग बट प्लेन एंगल। और ये आर्क, थीटा को किस तरीके से डिफाइन करेंगे, थीटा इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस, आर्क अपॉन रेडियस। और इसी का SI यूनिट तो होना चाहिए ना, मतलब थीटा का SI यूनिट होता है रेडियन। आप बोलेंगे डिग्री में पढ़े, अरे डिग्री SI यूनिट नहीं है, SI यूनिट रेडियन है थीटा का, ठीक है। इसका सिंबल क्या है, रैड, रेडियन। चलिए देख लीजिए, स्पीयर भी देख लीजिए, ये सॉलिड एंगल है तो एक स्पीयर पकड़ लीजिए, ये पूरा स्पीयर है। स्पीयर को ये बीच में से इस तरीके से काटोगे तो ये जो बाहर निकलेगा वो कॉनिकल शेप निकलेगा कि नहीं निकलेगा, ऐसा पूरा स्पीयर, तो ऐसा निकालोगे काट के तो ये वाला कॉनिकल, तो मतलब ये जो चीज़ है ना, ये जो एंगल है वो ही है ओहम और स्टेरेडियन। और सॉलिड एंगल है ये। चलिए ठीक है, सॉलिड एंगल को डिफाइन कैसे करेंगे, सॉलिड एंगल इज इक्वल टू स्मॉल एरिया, ये वाला एरिया डिवाइडेड बाय r², ये r और ये r, समझ में आता है। और इसी का SI यूनिट, स्टेरेडियन और सिंबल SD, स्टेरेडियन और SD, समझ में आ गया है। ये स्पीयर में से निकाला हुआ कोन, और ये वाली चीज़ एक ट्रायंगल 2D
2D एंगल इज नथिंग बट प्लेन एंगल, 3D एंगल इज नथिंग बट सॉलिड एंगल। और इसका डेफिनेशन इस तरीके से इसको दिखाया जाता है और इस तरीके से इसको दिखाया जाता है। समझ में आ गया? और थोड़ी सी चीज देख लेते हैं। देखिए ये कोनिकल और ये सॉलिड एंगल, ये पूरा सॉलिड है, ये तो समझ में आ रहा है, ये सॉलिड है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी ऑफ लाइट, जो कि बताया मैंने, ल्यूमिनस इंटेंसिटी ऑफ लाइट थोड़ी देर पहले। तो ये ल्यूमिनस इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ये लाइट चालू किया आपने, ये लाइट में से वेव्स निकलती हैं, ये वेव्स निकलती है, ये सॉलिड एंगल है, ये कोनिकल एंगल है, मतलब ये 3D का एक एंगल है। इसमें से कितनी वेव्स निकल रही है पर यूनिट सॉलिड एंगल। कैंडेला इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ वेव्स डिवाइडेड बाय यूनिट एंगल, यूनिट सॉलिड एंगल। मतलब कैंडेला बोले तो कितने सारे वेव्स निकल रहे एक यूनिट सॉलिड एंगल में से, जितनी ज़्यादा निकलेंगे उतनी ज़्यादा इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी ऑफ लाइट इस तरीके से डिफाइन किया जाता है। चलिए अब देखिए सबसे छोटा डिग्री आप क्या समझते हैं? 1 डिग्री है ना। 1 डिग्री सबसे छोटा नहीं होता, उसके अंदर भी 60 एंगल्स होते हैं। कितने होते हैं? 60 एंगल्स। और एक एंगल का नाम क्या होता है? 1 मिनट। क्या होता है? 1 मिनट, 1 आर्क मिनट। और ये जो 1 मिनट है ना, इसके अंदर भी 60 एंगल्स होते हैं और एक वो एंगल का नाम 1 सेकेंड होता है। मतलब 1 सेकेंड सबसे छोटा एंगल, 60 सेकेंड्स मिलके 1 मिनट बनेंगे और 60 मिनट बनकर 1 डिग्री बनेगा। समझ लीजिए 1 डिग्री इज इक्वल्स टू कितने मिनट? 60 मिनट। और 1 मिनट इज इक्वल्स टू 60 सेकेंड्स। समझ में आता है? सबसे छोटी चीज कौन सी हो गई? मतलब सेकेंड हो गया सबसे छोटा एंगल दिखाने के लिए मैंने बताया। और देखिए रेडियन है, और रेडियन अगर डिग्री में ज़्यादा दिया रहता है एंगल्स, तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए इज इक्वल टू π/180 मल्टीप्लाई बाय डिग्री। जितना भी डिग्री, 30 डिग्री 40 डिग्री जो भी दिया रहा है यहाँ पे डाल देना और मल्टीप्लाई बाय π/180 कर देना, तो वो रेडियन में आ जाएगा, SI यूनिट में आ जाएगा। एंगल SI यूनिट में आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद हम देखते हैं यूनिट्स ऑफ लार्ज डिस्टेंसेस। मतलब बहुत बड़े बड़े डिस्टेंसेस, अर्थ और सन के बीच का डिस्टेंस और लाइट ईयर्स क्या होता है, ये सब देखेंगे। देखिए जैसा कि अभी 1 सेकेंड समझाया हूँ, ये है सन और ये है अर्थ। इन दोनों को मैं थोड़ी स्पेस में दूर जाके, हवा में दूर जाके, अर्थ से दूर, सन से दूर जाके देखूँ, ये यहाँ से खड़े होके देखो कभी, तो ये कितना डिग्री बनाएगा? समवॉट 60 डिग्री कुछ तो ही बनाएगा। अगर मैं दूर चला जाते जाऊँ, दूर जाता जाऊँ, तो बोलिए ये एंगल छोटा होते जाएगा कि नहीं हो जाएगा? होते जाएगा। ये एंगल बहुत छोटा हो जाएगा। तो इतनी दूर चले जाओ कि ये एंगल कितना हो जाए? 1 सेकेंड। बोला हो ना, 1 डिग्री के अंदर 60 एंगल्स, उसका 60 मिनट, 1 मिनट के अंदर 60 सेकेंड्स। इतनी दूर चल जाओ कि वहाँ का एंगल कितना हो जाए? 1 सेकेंड हो जाए। तो ये जो डिस्टेंस हो जाएगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा ना, ये डिस्टेंस बहुत बड़ा हो जाएगा। ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। ये जो यूनिट है ये बहुत बड़ा यूनिट है, मीटर में लिखना बहुत मुश्किल होती है, 10⁻16 इतना बड़ा। तो इस ही जो वैल्यू है इसको क्या कहते हैं? 1 पार्सेक। कितना कहते हैं? 1 पार्सेक इज इक्वल्स टू 3. अगर अर्थ से कोई चीज
एक पार्सक इतने मीटर पे नज़र आती है दूर, तो क्या बोलेंगे 1 पार्सक पे ये दिखा है नासा को, या फिर 2 पार्सक पे ये दिखा है। तो मतलब पार्सक 1 पीसी बोलना आसान है इसके मुकाबले में, है ना, तो इसलिए इसे 1 पार्सक कहते हैं। और अर्थ और सन के बीच का डिस्टेंस तो फिक्स है ना, और फिक्स ही रहेगा, तो वो कितना है 1.49 इंटू 10⁻11 मीटर। तो इतने बड़ी यूनिट को लिखने के बजाय 1 AU बोलते हैं, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं ऐसे ही। और देखिए एक तीसरा, बहुत बड़े बड़े डिस्टेंस हो रहे हैं ना, ये इतना बड़ा डिस्टेंस उसको 1 AU बोल रहे, ये इतना बड़ा डिस्टेंस उसको 1 PC बोल रहे हैं। तो 1 लाइट ईयर भी बहुत बड़ा डिस्टेंस है। मतलब लाइट को अभी यहाँ से चालू करा तो 1 साल तक पहुँचने में कितना डिस्टेंस कवर करेगी लाइट। 1 लाइट ईयर बोले तो कितना डिस्टेंस कवर करेगी, कितना करेगी 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, इतना बड़ा डिस्टेंस कवर करेगी। तो उसको इतना बड़ा डिजिट लिखने से अच्छा, इतना बड़ा मीटर में 10⁻15 लिखने से अच्छे 1 लाइट ईयर लिख लेते हैं, सिंपली 1 लाइट ईयर। अब ये यूनिट ये कहाँ से आया, देखिए 1 सेकेंड में लाइट 3 लाख किलोमीटर चलती है, 3 लाख किलोमीटर। मतलब यहाँ से इतना बड़ा सोर्स कभी मेरे पास है, मैं चालू करा, यहाँ से लाइट चालू करा, 1 सेकेंड में मून तक पहुँच जाएगी लाइट। 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर, मतलब 3 इंटू 10⁸ मीटर जाती है 1 सेकेंड में। तो 60 सेकेंड्स में कितनी, मतलब 1 मिनट में इतनी, मतलब 1 मिनट में इतनी, तो फिर 1 घंटे में कितनी, मतलब मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 60, 1 घंटे में इतनी, तो 24 घंटों में कितने, एक दिन और रात में कितना, मतलब 24 घंटों में इतने, तो 365 1 साल में ना, तो 365 में इतना बड़ा डिजिट मल्टीप्लाई करे बाद ये आएगा 9.4, इतना आगे जाएगी। 1 लाइट ईयर बहुत बड़ा यूनिट है। तो इतना बड़े यूनिट को इसमें सिंपली 1 लाइट ईयर, यूनिट्स ऑफ लार्ज मेजरमेंट और लार्ज डिस्टेंसेस के क्या है, 1 AU बहुत बड़ा, 1 PC 1 लाइट ईयर। सबसे बड़ा यूनिट जो है 1 PC है, उसके बाद 1 लाइट ईयर है, उसके बाद 1 AU है। समझ में आ गया, क्रिस्टल क्लियर ईच एंड एवरीथिंग। तो देखिए हमने यहाँ पर इंट्रोडक्शन, यूनिट्स और मेजरमेंट के पूरा इंट्रोडक्शन पूरा घेर लिए हैं। मतलब अब हम नेक्स्ट लेक्चर में डायमेंशंस के ऊपर काम करेंगे, वो फॉर्मूलेस कहाँ से बनते हैं, कैसे बनते हैं, अरेंज कैसा करेंगे फॉर्मूलेस को, फिर हम पूरे प्रॉब्लम्स करेंगे नीड्स और एम्स के। तो आप कभी स्टूडेंट हैं तो आप शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। 30 इयर्स के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करके दे दिया जा रहे हैं, और क्रिस्टल क्लियर कंसेप्ट, क्रिस्टल क्लियर। और कभी आप पेरेंट्स हो तो आप आपके बच्चों को या फिर आपके फ्रेंड्स के बच्चों को, सबको आप स्प्रेड कर सकते हैं। थैंक यू, फिर मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में।